स्मैरहमी। वो दादा के साथ छोटे बड़े होटल में खाना खाती और आसपास हर चीज़ को ऐसे देखती जैसे सबको अलविदा कह रही हो। दादा कुछ भांप गए। अमरा पढ़ने के लिए भेज रहा हूँ, याद रखना सिर्फ पढ़ना वहाँ पे, बाकी तुम्हारे तमाम फैसलों का अख्तियार आज भी मेरे और तुम्हारे पापा के पास है। जी ठीक है, उसने सर हिला दिया। उसने तो सोचा था कि वहाँ पर जाके जॉब करेगी और वहीं रहेगी। दादा पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे। उस लड़कों में कभी दिलचस्पी नहीं रही थी और वो लिख के देने को तैयार थी कि कभी होगी भी नहीं। दोनों माल पे चलने वाली सफ़ेद बग्घी में बैठे थे, जिसके आगे घोड़े जीते थे, जिनके टापे वो मौसीकी पैदा कर रहे थे, जो माल रोड पे चलते घोड़े ही पैदा कर सकते हैं कि जैसे कलाम मुगलियों से दरबार शाही में अपनी शान पर उतराते हैं। उसने आज गौर किया कि ये सब कितना अच्छा है, दादा के साथ बैठना और जगमग रोशनी के शहर से गुजरना, जैसे रांझे की बांसुरी पे सर धरना और रात ही रात क्या में पूरी ज़िंदगी गुजार देने की ख्वाहिश करना, खोए वाली कुल्फ़ी खाना और हाथ कुल्फ़ी के नीचे रखना। खोए वाली कुल्फ़ी जब गिरती है तो पिघल कर किनारे से पूरी की पूरी गिरती है और ये सदमा ऐसा होता है कि किसी तसल्ली से ज़ायल नहीं होता। मज़ीद 5-10 कुल्फ़ी खाकर भी वो एक ही गिर जाने वाली कुल्फ़ी का ख्याल आता है। वो हंसते मुस्कुराते इन बच्चों की तरह घर आए जो ईद के 3 दिन ईद जमा करने में गुजार देते हैं, सिर्फ इसलिए घर से बाहर नहीं निकलते मबादा उनके पीछे कोई मेहमान आ जाए और उनकी ईद मार जाए। 3 दिन ईद जमा करने वाले ये 2 बच्चे क्या दिन घर से निकलते हैं और क्या खूब निकलते हैं। अमरा 2 दिन बाद जा रही है, दादा ने ऐलान किया। कहाँ? दादी ने पूछा। वो समझी अक्सर बलूचिस्तान जाती रहती है, हो सकता है इस बार पेशावर को निकल जाए अपने दादा के साथ। मानचेस्टर? वो क्या है? दादी को दिलचस्पी नहीं थी दादा पोती में, बस ऐसे ही खाना खाते हुए पूछ लिया। दोनों ने अपनी तरफ से ये मिसाइल दागा था जो फुलझड़ी भी ना बन सका। नज़र उतारनी चाहिए थी इन सब की जोग्राफियाई मालूमात की। उनको ये तक नहीं पता था कि मैनचेस्टर शहर का नाम है और ये बरतानिया में। कोई रिश्ता है अमरहा का वहाँ से? दादी ने सवाल भी ऐसे ही पूछ लिया। इस अगले सवाल पर दादा खामोश ही हो गए। अमरहा इतनी काबिल है कि मैनचेस्टर के मेयर ने खुद खत लिखकर बुलाया है कि हमारी यूनिवर्सिटी में आकर पढ़ो। दादा ने तंज किया। भले से व्हाइट हाउस से खत आता कि ओबामा के असिस्टेंट बनो आकर या उन्हें अमूरे हुकूमत में मशवरे दो, कोई फ़र्क कब पड़ने वाला था। सब आराम से खाना खाते रहे। अमरहा ने दादा को इशारा किया कि ठीक से मतवज्जा करें ना सबको। इस ऐलान पर ऐसा रद्द-ए-अमल तो सरासर मैनचेस्टर की बेइज्जती होगा। अमरहा बाहर जा रही है पढ़ने। 2 दिन बाद फ्लाइट है उसकी। दादा ने ज़रा तेज़ आवाज़ से कहा। अब फ़र्क पड़ा। अम्मा बाबा, दादी ने हैरत से दादा को देखा। पैसे कहाँ से आए आपके पास? बाबा ने सारे सवाल छोड़ के ये सवाल करना मुनासिब समझा। मुफ्त जा रही है, यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप दी है। बाबा, क्यों मुझे पागल बना रहे हैं? आपने अपना प्लाट तो नहीं बेच दिया? वो मैंने अमरा और दानिया की शादी के लिए रखा था। बाबा ने खाना खाना ही छोड़ दिया। प्लाट को बेचने की कोशिश तो दादा ने बहुत की थी, पर वो ऐसी उजाड़ जगह पर वाक़या था कि बिक ही नहीं रहा था। प्लाट जहाँ था अब भी वहीं है, जाकर देख आना, कहीं नहीं आना जाना। रिश्ता देखा है उसका, एक बस शादी हो गई इसकी। दादी ने अब दिलचस्पी ली। रिश्ता? अमरा ने दादी की तरफ देखा और उठकर कमरे में आ गई। जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगी। साथ साथ वो खुद को थपकी देकर कहने लगी, मुझे कोई नहीं रोक सकेगा, मैं चली जाऊँगी। परेशान न होना अमरा, तुम चले जाओगी। दादी, अम्मा, अब्बा, बाबा में बाहर तकरार होने लगी। दादी, अम्मा, बाबा में बाहर तकरार होने लगी जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। ये कौन सा रिश्ता था जो इस बुरे वक्त में उसके लिए आ गया था? अब उसका जी चाहा, बल्कि उसने दुआ की कि जो कुछ उसके बारे में मशहूर है वो सब इन रिश्तेदारों तक पहुँच जाए। उसके ख़ानदान वाले उन्हें फ़ोन करके बताएं कि लड़की कैसी जन्म जली है, मनहूस है, काली नज़र, काली ज़ुबान वाली है, और नहीं तो कोई दादी की ज़बानी तैयार करदा उसका पैदाइशी खुलासा उन तक पहुँचा दे कि मंगल की दो को क्या क्या हुआ था फ़कत एक उसकी आमद से, और क्या क्या हो सकता है अगर उसे दूना आ गया तो। यह कोई मौका था रिश्ते का। उसकी उंगलियां घस गई थी मेल्स लिख लिख कर, ऑनलाइन स्कॉलरशिप फॉर्म्स भर भर कर, और दादी और अम्मा उसकी शादी की तैयारियां कर रही थी। वो खुद को थकती रही और कहती रही, तुम चली जाओगी, पर तो तुम जा रही हो।
وہ کچھ نہیں ہوگا، دادا سب ٹھیک کر لیں گے، کہتے ہوئے وہ جلدی جلدی سامان بھی پیک کرتی رہی۔ پاسپورٹ کو ایک ہاتھ سے چھپا دیا کہ بابا غصے میں آ کر اس کا پاسپورٹ ہی نہ جلا دے۔ رات گزرتی رہی، بائی سے ہنوز چاروں کی تیز آوازیں آتی رہیں اور پاسپورٹ کو چھپانے کے بعد وہ کمرے کے دروازے کے ساتھ لگی زمین پر بیٹھ کر اونگنے لگی، لیکن ساتھ ساتھ بڑبڑاتی رہی، میں چلی جا رہی ہوں، میں تو جا رہی ہوں، کون روکے گا مجھے، دادا ہے نا، وہ سب ٹھیک کر لیں گے۔ دادا نے دروازہ کھولا تو اسے دروازے کے قریب ہی اونگتے پائے اور اس کی بڑبڑاہٹ کو کم زیادہ ہوتے سنا۔ تکیہ لا کر انہوں نے اس کے سہارے نیچے رکھا۔ زندگی میں وہ پہلی رات تھی جب وہ اتنا خوش تھی، اور اس خوشی کی اس کو اتنی فکر تھی کہ وہ بنا بستر کے ہی فرش پر سو گئی تھی۔ انہیں دکھ ہوا، اس ماحول نے اسے اتنے دکھ نہ دیے ہوتے، اس گھر میں اس کی حیثیت نہ ہوتی تو وہ ہر رات ایسے ہی سوتی، رو رو کر، آنکھیں سرخ کرتے نہیں بلکہ آنکھیں موند کر۔ پریوں کا انتظار کرتے دنگوں سے منور ہوتی نیند۔ دادا اس کے پاس ہی بیٹھ گئے اور اسے دیکھنے لگے۔ اولاد نامی جس طوطے میں والدین کی جان ہوتی ہے، وہ طوطا امرا تھی ان کے لیے۔ انہیں اتنا پیار امرا کے والد سے بھی نہیں تھا، باقی اولادوں سے بھی نہیں تھا۔ وہ اس کے لیے ہر جنگ لڑنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور ایک جنگ وہ اس حق میں جیت آئے تھے اس کے مانچسٹر جانے کی۔ ایک دن امرا ان سے خفا ہو کر کہنے لگی، آپ بھی دوسروں کی طرح ہو جائیں نا، کیوں کرتے ہیں مجھ سے پیار؟ وہ اس بات کا جواب نہیں دے سکے، بس سوچتے ہی رہے، شاید قدرت ہمیشہ اس انسان پر اتنی مہربان ضرور رہتی ہے کہ اگر ساری دنیا اس انسان سے نفرت کرنے لگتی ہے تو کوئی ایک ضرور اس پر جان چھڑکتا ہے۔ وہ انسان کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی چرند پرند یا دوسری مخلوق۔ بلا وجہ کی نفرت صرف ایک بلا وجہ کی محبت کو سانپ پال لاتی ہے۔ جیسے جیسے دوسروں کے لیے تم ناپسندیدہ ہوتے گی، میرے لیے پسندیدہ ترین ہوتی گئی۔ انہوں نے کہا، خدا بھی بھلا کبھی یہ بھولا ہے کہ اس کے بندے کے آس پاس بہت کانٹے اگائے ہیں، اور اب اسے ایک مہکتے ہوئے ہمیشہ تر و تازہ رہنے والے پھول کی ایسی ضرورت ہے تاکہ اس پھول کو پا کر وہ کانٹے کی دی اذیت کو فراموش کر دے۔ بابا نے اسے 10,000 روپے دے کہ وہ ضروری خریداری کر لے۔ اماں اور دادی کا مزاج البتہ بہت نرم تھا۔ دادا کے ساتھ جا کر اس نے ضروری خریداری کی، دانیہ نے اس کا سامان پیک کروایا۔ مماد اور علی دل محسوس کر اسے دیکھتے رہے، آخر وہ اتنی دور جا رہی تھی۔ دادا مسلسل 2 دن سے اپنی آنکھوں کی جڑی چھپا رہے تھے۔ یہ پڑھنے جا رہی ہے، بھاگ بھی رہی، ماں باپ تو خوش ہوتے ہیں، تم دونوں اسے کر دو خوشی سے، یہ نہ ہو جہاز کریش ہو جائے یا یہ لاپتہ ہو جائے۔ دادا نے چھوٹا سا لہذا دادی اور اماں کو دیا تھا، اس کا جہاز کریش نہ ہو جائے یا وہ لاپتہ نہ ہو جائے۔ دونوں نے اس برہمی کو ایک طرف رکھا اور اسے دعاؤں میں الوداع کہا، اور وہ مانچسٹر کے لیے روانہ ہو گئی، شہر اسباق کے لیے، شہر آزاد کے لیے۔ وہ برطانیہ کے مصروف ترین ایئرپورٹ کی اونچی چھت تلے ایڑی کے بل گھوم گئی۔ مانچسٹر میں آ گئی ہوں آگ لگانے، اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر چلا کے کہا۔ چند لوگوں نے اسے حیرت سے دیکھا، بھلے سے دیکھیں، اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ گھیردار سفید شلوار اور گول دامن قمیص میں ملبوس تھی، اس کا سفید لمبا دوپٹہ مانچسٹر ایئرپورٹ کی صفائی کر رہا تھا، خاص کر ہر آنے جانے والے سامان کے ساتھ الجھ رہا تھا۔ اس نے پھر سے دونوں بازو پھیلا کر ایڑی کے بل گھوم کر کہا، میں آ گئی ہوں مانچسٹر، میں اب کبھی نہیں رہوں گی اور تم مجھے کبھی نہ بلانا۔ اس بھکتی کا اگر کوئی نکارہ تھا تو مس امرا کا یہی نعرہ تھا، مسرت و شادمانی کا اگر کوئی اشارہ تھا تو وہ یہی ایڑی کے بل گھوم جانا تھا۔ سکون و راحت کے دریا کا اگر کوئی کنارہ تھا تو وہ بس امرا کا وجود تھا۔ وہ ایک دم سے آزادی کے شدید احساس میں گر گئی تھی۔ یہ احساس بہت خوش آئند تھا کہ وہ ہر تجھ سے دور ہو گئی ہے، اور یہاں اسے سب امرا کی حیثیت سے جانیں گے، اور بس۔ جہاں صبح ہوگی، شام اور رات، لیکن کوئی آ نہیں، لوگوں کے ستارے چھپ گئے اور خوشیوں کی علامتیں جا بجا نظر آنے لگیں۔ بصیر کے حاکم ایک وقت کی سرزمین کو لایا تھا، اس کا سفید دوپٹہ جہاز کا بادبان بنا، اس کی کشتی کو کھلے پانیوں میں رواں کرنے لگا۔ ایک امریکی ٹین ایجر اپنے چھوٹے سے الیکٹرک گٹار پر یو2 میوزک بینڈ کا گانا آرڈنری لو بجا رہا تھا۔ بنگال کے سحر کو اپنی آنکھوں میں سموئے اور اپنی شرمیلی مسکراہٹوں سے پھونکتے بنگالی نوگیاتا دلہن اپنے محبوب شوہر کے کان میں سرگوشی کر رہی تھی۔ بنگال کی شرماہٹ اور آرڈنری لو کی دھن نے اسے نئی دنیا میں آمد پر خوش آمدید کہا۔ وہ فدا سی ہو گئی اور امریکی ٹین ایجر کے پاس کھڑی ہو کر مسکرا کر ادا دینے لگی۔
उसे कोई लेने नहीं आया था। वो 3 घंटे से इंतज़ार कर रही थी, लेकिन उसे इंतज़ार से कोई मतलब नहीं था। वो अगले 3 घंटे और इंतज़ार कर सकती थी। अब उसे कोई मसला नहीं था भई। उसे अपने नाम का बोर्ड दूर से नज़र आया। लॉन्ग क्रॉस बैग लिखा है। एक चाइनीज मिक्स कोरियन लड़की भागती आ रही थी। मैं हूँ अमरा। वो लिपट कर कोरियन लड़की की तरफ देखी। उन्हें जिस तेजी से वो भाग रही थी ऐसा लग रहा था उसे लेने नहीं, बाय बाय करने। ओह सलाम, सॉरी मुझे देर हो गई। कोई बात नहीं, चली। अमरा ने सलाम का जवाब दिया। उसे अच्छा लगा। हेलो प्रिया, सलाम कहा। दरअसल जिसे तुम्हें लेने आया था उसका एक्सीडेंट हो गया आते हुए, फिर मुझे आना पड़ा। ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करना पड़ा? वो शर्मिंदा हो रही थी कि उसे कोई उसे वक्त पर लेने नहीं आ सका। अमरा की शक्ल बनी, फिर उसकी आंखें निकल गई। हाना आगे आगे चलने लगी। वो इतनी तेज़ी से चल रही थी अमरा के उसका साथ देना मुश्किल हो रहा था। दोनों टैक्सी में बैठ गई, बिल्डिंग तक आई, सामान ऊपर लाई और फ्लैट के अंदर आ गई। फ्लैट खाली था। 2 कमरे सामने, छोटा सा लॉन और लॉन के सामने भी एक ओपन किचन। अमरा की आंखें आज़ादियाँ खुल गई। अरे साफ सुथरा फ्लैट मेरे लिए था। हाना उसे एक कमरे में लाई, जहाँ 2 सिंगल बेड रखे थे। ना जाने कैसे जगह निकलकर फर्श पर एक फोल्डिंग मैट्रेस जाएगा था। जहाँ मैट्रेस पीछे था, यकीनन उनके चलने फिरने की चंद कदमी जगह थी। ये आपका बिस्तर है। उसने फर्शी बिस्तर की तरफ इशारा किया और अमरा का मुंह बन गया। वो क्यों से नीचे मैं ब्राह मेहरबानी, इसके अलावा किसी चीज़ को हाथ मत लगाएगा। ये फिक्रा उसने जबरन मुस्कुराकर लेकिन दरख्वास्त अंदाज में कहा, और क्योंकि हाथ चली थी तो ज़रा झुककर कहा। जब तक वो ताज़ा हुई, हाना ने उसे काफ़ी और सैंडविचेस बना दिए। ये मेरी तरफ से। छोटी सी ट्रे छोटी सी ट्रे को आगे करते उसने ऐसी भी चीज़ें कहा जैसे अपनी कीमती खजाने में से उसे कुछ अनायत कर रही हो। अमरा देख कर रह गई। इतनी लंबी फ्लाइट के बाद उसे ये छोटा सा पान पेश किया जाता। शायद ये फिदाया हो और असली सुपर खाना रात में हो। अमरा सोचने लगी और साथ उसने ये भी सोचा कि अगर कोई गैर मुल्कियों के घर आया होता, फिर बड़ी मेज़ के साथ एक और मेज़ लगाई जाती लवाज़मात के रखने के लिए, और ये तय होती। तफसीली खाने की बात तो तफसीली होती। मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। और जाते जाते वो फिर कह गई, बराह मेहरबानी किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाएगा। लेकिन वो एक चीज़ को हाथ लगाती रही। स्टडी टेबल पर रखी नई नई अशकार की पंजीज को स्प्रे कर जिससे उसने जुदा की। वैसे वो सिर्फ ये देख रही थी कि वो किस कदर असली हैं। यानी कि जो कहा जाता है कि पाकिस्तान में कितना भी महंगा और हाई ब्रांड का परफ्यूम ले लीजिए, वो असल की कॉपी ही होता है, असल नहीं। तो ये कितना सच है। सब उसके परफ्यूम्स बेतरीक इस्तेमाल करते। उसे कुछ कुछ हकीकी सच का अंदाज़ा हो रहा था। पाकिस्तान में वो असल की कॉपी खरीदती रही। पूरा फ्लैट मुअत्तर हो गया और वो थक गई, तो उसने परफ्यूम्स की जान छोड़ी और फिर वहीं करीब ही कुछ मेकअप का सामान रखा था। वो उसे देखने लगी। अलबत्ता किताबों ने मुँह पर उसने सिर्फ एक नज़र डाली, क्योंकि उनके टाइटल ही ऐसे आते थे जैसे मिस्री तारीख ही वहाँ एक नए रंगों से सजा कर रख दिया गया, और यादें फ़रौन से उसे कभी दिलचस्पी नहीं रही थी। फिर वो वॉशरूम गई, एक एक आइटम को चेक किया, फेस वाश, बॉडी वाश, लोशंस को देखा, हत्ता के बाद स्क्रब के किनारे रखी छोटी छोटी बतखों को भी। फिर वो किचन में आई, एक एक कैबिन को खोल कर देखा, फूड आइटम्स को सूंघा भी। दूसरा कमरा लॉक था। लाउंज में रखा टीवी उसने ऑन किया और पहले चैनल चेक करती थी, फिर एक म्यूजिक चैनल लगाकर किचन में आकर नूडल्स बनाने लगी। 2 अदद नूडल्स के पैकेट बनाए, बड़े प्याले नुमा बॉल में डाले और एडवर्ड माया को सुनते सुनते खा गई। बॉल को मेज़ पर ही रहने दिया और टीवी बंद करके सिंगल बेड पर आके सो गई। 30% अदा किए थे ने। कोई मजाक था। रात को 12 बजे का वक्त होगा जब उसे उठाया जा रहा था। मिस पाकिस्तान प्लीज़ उठे। एक अनजानी आवाज़ से उसकी समातें रोशनास हुई। पहले तो वो समझी कि ख्वाब है, सो वो बस दस्तूर सोती रही। जब दोबारा मिस पाकिस्तान की आवाज़ आई तो उसे हैरत हुई। दादा लड़की की आवाज़ में क्यों बोल रहे हैं और सीधे सीधे अमरा क्यों नहीं कह रहे। लेडी अमरा प्लीज़, वरना मैं आपकी नाक पास ये स्प्रे कर दूँगी, एंड ट्रस्ट मी, इसकी बो दुनिया की गंदी तरीन बो है। कई हफ्तों तक नाक में घुसी रहती है और कई हफ्तों तक कुछ खाने को दिल नहीं चाहता। अमरा तो ख्वाब में दादा के पास बैठी नहारी खा रही थी। स्प्रे का ढक्कन खुला और दुनिया की बदतरीन बो उसकी नाक के करीब हुई। वो सही कहा थी, वो कोई अपना खाने वाली नहीं थी। दादा, वो चिल्लाकर उठ बैठी।
बॉल को मेज़ पर ही रहने दिया और टीवी बंद करके सिंगल बेड पर आकर सो गई। अमला तो काम में दादा के पास बैठी निहारी कर दी। स्प्रे का ढक्कन खुला और दुनिया की गंदी तीन बदबू उसकी नाक के करीब आई। वो सही कह रही थी, वो कई हफ्तों तक खाने वाली नहीं थी। दादा वो चिल्ला कर उठ बैठी। अभी मैंने स्प्रे नहीं किया। उसने कंधे से कर स्प्रे की बोतल पर ढक्कन रखा। अपनी सुर्ख पोजल आंखों से गहरी सब्ज वाली आंखों वाली को बचाने की कोशिश करने लगी। उसकी नज़र धुंधला रही थी और उसकी आंखें नींद के बोझ से बंद हो रही थी। उसे गहरा सब्ज रंग हर तरफ तैरता नजर आया। अपने हाथ भी सब्ज सब्ज दिख रहे थे। स्प्रे की बोतल का ढक्कन फिर से खुला और उसकी नाक के करीब आई। उसने खफा होकर हाथ से परे किया। उस उसकी आंखें पूरी तरह खुल गईं। उफ, क्या बला थी ये स्प्रे! क्या ज़रूरत थी इसे ईजाद करने की? क्या इसके बिना तरक्की न हो सकती थी मैजब दुनिया में? इतना गैर महजब अंदाज है। अमला की आवाज़ इंतहा की गैर सुनने हो गई। गहरी सब्ज आंखें फैल गई। गैर महजब, शायद मुझे हंसना जाए, लेकिन फिर अदम हो गया। मुंशी करी, तुम लोग कितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ लो, बुनियादी अखलाकी शुल्क कभी नहीं सीखोगे। अमला ने अपनी पहली तकरीर लगा मैनचेस्टर में आमद की 24 घंटे के अंदर काम कर दिया था। देर कतई नहीं, क्यों करती देर? इस बार सबज आंखें तंज से देखने लगी। बाहर आ जाइए मिस अमला, कहकर वो खुद बाहर चली गई। अमरा अमरा जी कर लेडी अमरा अमरही कर लेडी अमरा नाम अच्छा लगा, लेकिन न जाने उसे क्यों लगा ये तंदन लेडी कहा गया है। ज़रा सोचने की मैनचेस्टर में जरूरी नहीं थी। वो मुंह धो के बाहर आ गई। उसने जानबूझ के देर लगाई करती रही खाने को उसके अंदर, लेकिन बाहर लॉन में खाने की मेज़ नहीं सजी थी, न ही खाने की इंतहाअंगेज़ खुशबू थी। बाता एक न दो पूरे 5 का मेहमान बाहर बैठा था और मेज़ पर बाल रखा था जिसमें कुछ नूडल बचे थे। ये इत्तेफाक से या उनका अंदाज था? वो मजबूर से गूंज रहा था। बैठ जाइए, एक लड़की ने कहा, जिसकी एशियाई तर्ज की बालों की बूंदी चोटी बाई बाई ऐसी लगती थी जैसे कुंडली मारे बुरा शाम खिड़की से बाल गिरे। अमजहा बैठ गई, शायद खाने से पहले मुतारिफ होना।